देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत अपघटनी विलयन क्या होते हैं। अब वैद्युत अपघटनी विलयनों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। बात समझ रहे हो? तो इस वैद्युत अपघटनी विलयन को जानने के लिए हमें जानना है वैद्युत अपघटन। तो बच्चों, वैद्युत अपघटन क्या होता है यहाँ पे आपको समझना है। वैद्युत अपघटन क्या होता है, या ये मान लें वैद्युत अपघटन वाले पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन क्या होता है। मान लो कोई वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य जैसे कि मान लेते हैं NaCl। बच्चों कौन सा है? NaCl। तो अगर कोई ऐसा पदार्थ, ध्यान समझना, अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसको जल में घोल दें, ऐसा पदार्थ जिसको हम जल में घोल दें तो वो अपने आयनों में टूट जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत अपघट्य। और जो ये घटना हो रही है, कौन सी घटना बच्चों? कि पदार्थ को आपने पानी में डाला और वो पदार्थ आयनों में टूट गया, इस घटना को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। और जो ये विलयन बनेगा उस विलयन को हम वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। बात नहीं समझ में आई? फिर से देखो, ये मान लेते हैं एक कंटेनर है बच्चों, इसमें केवल और केवल जल घुला हुआ है, जल केवल भरा हुआ है बच्चों, और ये आपके पास एक मुट्ठा नमक है NaCl। ये मान लेते हैं एक मुट्ठा नमक है। इस नमक को उठा करके जैसे ही तुम इसमें डालोगे बच्चों, तो नमक का सूत्र होता है NaCl। हमें मालूम है क्या सूत्र होता है बच्चों? NaCl। तो हमने आपको क्या बताया, ऐसा कोई पदार्थ जिसको जल में डालने पर, तो जैसे ही तुम NaCl को जल में डालोगे ये अपने आयनों में टूट जाएगा। इसके आयन क्या होते हैं? Na+ और प्लस Cl-। इस आयनों में ये टूट जाता है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट SOSO4 CuSO4 ये भी वैद्युत अपघट्य है। तो बस आपको ये समझना है, ऐसे पदार्थ जिसको जल में डालने पर वो अपने आयनों में टूट जाए, उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है? कि पदार्थ को आपने जल में डाला, अब वो अपने आयनों में टूट गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन कहेंगे बच्चों। इस प्रक्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहेंगे। और जब ये विलयन बन जाएगा, ये जो विलयन बन जाएगा, इसमें आपने नमक डाल दिया तो ये अपने आयनों में टूट गया, तो ये जो विलयन बन गया है, इसी विलयन को हम कहेंगे बच्चों वैद्युत अपघटनी विलयन। तो वैद्युत अपघटनी विलयन तो आप समझ चुके हो क्या होता है बच्चों, कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी पानी में डालने पर, ठीक, वो अपने आयनों में टूट जाता है। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है बच्चों, उसे हम वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। और हमें इसी वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता के बारे में पढ़ना है। अब चालकता क्या होती है? तो देखो, कुछ पदार्थ होते हैं चालक, कुछ पदार्थ होते हैं चालक, और कुछ होते हैं अचालक। होते हैं कि नहीं? तो जो चालक होते हैं वो क्या होते हैं? चालक पदार्थों से विद्युत धारा होकर के गुजर सकती है, या ये कह सकते हैं चालक पदार्थों से विद्युत धारा बहती है, जबकि अचालक पदार्थों से विद्युत धारा नहीं बहती। जैसे लोहा, ठीक है, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, इससे विद्युत धारा बहती है कि नहीं? हाँ, मेटल जितनी धातुएं हैं उनसे विद्युत धारा बहती है, जबकि अचालक पदार्थों से विद्युत धारा नहीं बहती है। तो अब विद्युत धारा कितनी बहती है इसमें, ये जो तुम्हारा ये विलयन बन जाएगा ना बच्चों, कौन सा विलयन बन जाएगा? वैद्युत अपघटनी विलयन। तो इसमें विद्युत धारा किस हिसाब से बहती है, इसकी चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। बात समझ पाए? तो जो इनकी डेफिनेशन हम पहले इनको लिख देते हैं ताकि आप कभी भूलो ना उनको। क्लियर? तो बस वही हम देख लेते हैं, कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ टर्म हैं छोटे छोटे। सबसे पहले वैद्युत अपघट्य क्या है, तो वही हमने लिखाया है, वह सभी पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वे अपने आयनों में टूट जाएं उन्हें हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl और CuSO4 आदि। यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है NaCl का सूत्र, और इसको जैसे ही जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने चित्र भी बनाया है, इसमें ये ब्लैक वाली लाइनें जो हैं ये पानी की हैं और ये वाली नमक की हैं, रेड वाली। ठीक, जैसे इसको घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जा रहे हैं। आगे वैद्युत अपघटन क्या कहलाता है, तो बस बताओगे वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर, वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उनके आयनों में टूटने की जो ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को ही हम वैद्युत अपघटन कहेंगे। आगे वैद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है, तो वैद्युत अपघट्य जो है उसको जल में घोलने पर जो विलयन बनता है, उसी विलयन को हम क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटनी विलयन।
तो अब ये कुछ 3 टर्म तो यहाँ पे हमने सीख लिए हैं। अभी इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण टर्म हैं और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हमें सीखना है, जैसे प्रतिरोध, चालकता, है ना। और इसके बारे में हम सीखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो वो चीज़ें हम सीखेंगे। वास्तव में इन चीज़ों को आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार हम इनको देखेंगे। क्लियर। और फिर उनको देखने के बाद फिर हम इस मेन टॉपिक पे चलेंगे। क्लियर, ठीक है। तो देखो और जो टर्म है वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक ये तार है, ये तार है, ठीक है, ये बड़ा सा तार है, यहाँ इसको समझेंगे हम यहाँ पे। तो और एक और तार ये है दूसरा बच्चों, ये दूसरा तार हमने ले लिया है मोटा सा, ये दूसरा तार हमने ले लिया है, ठीक बच्चों। यहाँ पे आप समझोगे कि अगर हम बात करेंगे, ये पहला तार है, ये पहला तार है और ये दूसरा तार है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों कैसे हैं बच्चों, बिल्कुल बराबर हैं। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम इस तारा में इस तार से भी करंट बहाएं और इस तार से भी करंट बहाएं, तो करंट जो है वो इस तार से ज़्यादा सुगमता से बहेगी कि इस तार से। तो करंट जो है बच्चों, ये नीचे वाले तार से ज़्यादा सुगमता से बहेगी। क्यों बच्चों, क्योंकि एक टर्म आता है प्रतिरोध। क्या आता है बच्चों, प्रतिरोध। कक्षा 10 में आपने ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम में हम जानते हैं कि जो किसी तार का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं, आर से। किसी तार का जो प्रतिरोध होता है, उस तार के, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये, इसे बच्चों हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया बच्चों हमने, किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, उस तार का प्रतिरोध उतना ही कम होता है। जैसे तार जितना ज़्यादा मोटा होगा बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हो, तार मोटा होगा तभी तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। इसको आप गेट समझ सकते हो, गेट। गेट जितना ज़्यादा बड़ा है उतने ही आदमी अंदर जाएंगे ना। तो बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो, किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा बच्चों, उस तार का प्रतिरोध उतना ही कम होता है। और जिस तार का प्रतिरोध जितना कम होगा, उससे विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा बहती, मतलब इससे विद्युत धारा उतनी ज़्यादा बहेगी। तो हमने क्या बताया बच्चों कि जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/A के। क्या बताया बच्चों, 1/A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा, देखते रहो बच्चों, ये जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम, ठीक। इसका देखो, इसका देखो, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि कम, इसका प्रतिरोध कैसा होगा, क्योंकि इसका देख रहे हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, जैसे यही एक तार है, ये पतला सा, और इसी का एक हम भाई ले आए, अब वो और बड़ा तार हो गया है लेकिन पतला वाला है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, ये एक और तार आ गया, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। तो बच्चों किसी तार, जो एक लंबा तार होगा, एक छोटा सा तार होगा, तो जो लंबा तार होगा उस तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। यानी हम अगर बात करें, इसकी लंबाई अगर यल है, किसी तार की लंबाई अगर यल है, तो इसका प्रतिरोध जो होगा वो सीधे सीधे समानुपाती होगा किसके, यल के। किसी तार का प्रतिरोध जो होता है उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्लियर। ये दो बातें आपको समझ में आए, एक प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, और एक जो मतलब किसी तार का प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। मतलब तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, ठीक। अब प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा धारा उतनी कम बहेगी। क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बच्चों, इन दोनों नियमों को अगर हम मिला दें, इन दोनों नियमों को हम मिला दें अगर बच्चों, तो ये हमारा नियम बनेगा R प्रोपोर्शनल। इसको मिलाएंगे तो ये यल जो है ये ऊपर आ जाएगा, L/A आ जाएगा कि नहीं, R प्रोपोर्शनल L/A आ जाएगा। अब हमें मालूम है जब प्रोपोर्शनल हटता है बच्चों तो बराबर आता है और साथ ही साथ एक नियतांक आता है, और यहाँ पे जो नियतांक आएगा वो आएगा रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। ये P नहीं है, ये क्या है, रो। और ये L/A आ जाएगा बच्चों। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये जो R है बच्चों, इसको तो हम प्रतिरोध बोलते हैं,
इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये जो रो आया है इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका दूसरा नाम भी है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता दूसरा नाम इसका, रो का दूसरा नाम प्रतिरोधकता है। और ये एल क्या है? तो ये लंबाई है बच्चों, और ये तो आप जान ही चुके हो, ए यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये तो ये है आपका। क्लियर? तो यहाँ से ये जो आपका सूत्र मिला है बच्चों, ये सूत्र आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन सा सूत्र है? आर बराबर रो एल अपान ए। आर बराबर रो एल अपान ए। ये जो यहाँ पे रो आया है ये विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्लियर? बात समझ पाए कि नहीं? अब इसके आगे थोड़ा सा हम सीखेंगे। क्या देखो बच्चों, तो इसको पहले आप नोट कर लो। देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो सूत्र निकल के आया है इसको हम जान चुके हैं। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, ये लंबाई है तार की, ये उसका क्षेत्रफल है। अब हम इनको सबको उलट देंगे। क्या कर देंगे? उलट देंगे। तो आर को उल्टेंगे, आर का उल्टा करेंगे तो 1/r आ जाएगा बच्चों, बराबर। ये देखो रो को उल्टेंगे तो ये 1/रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पी नहीं है बच्चों, रो है, थोड़ा ऐसा बनता है 1/रो ऐसे, ठीक है, 1/रो आ जाएगा। और इसको उल्टेंगे अगर देखो तो यल ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इनटू A/L। अब देखो बच्चों ये 1/r जो पूरा आया है, ये 1/r जो आया है इसको हम प्रदर्शित करते हैं g से। इसकी जगह हम पूरा लिख देंगे g। क्या लिख देंगे बच्चों? g बराबर ये 1/रो जो आया है इसको हम एक और अक्षर से प्रदर्शित करेंगे जिसे कहते हैं कापा। क्या कहते हैं? के नहीं है, ये क्या है? कापा, है ना। इसके बाद देखो बच्चों जो A/L है इसको ऐसे ही लिख देंगे A/L। तो यहाँ से एक सूत्र हमको और मिला है। देखो बच्चों यहाँ से एक सूत्र हमको और मिला है, और इस सूत्र में हमें क्या क्या मिला है इसको ध्यान से देखना बच्चों। जो यहाँ पे G आया है इसको हम बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं बच्चों? चालकता। ये जो कापा आया है इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? विशिष्ट चालकता, या फिर इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका चालकत्व। चालकत्व। और ये तो तुम लोग इनको तो जानते ही हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सूत्र बना है। हमने बस किया क्या है, जो ये हमें प्रतिरोध निकल के आया था, प्रतिरोध को उल्टा किया तो हमें क्या मिल गया? जी। प्रतिरोध को उल्टा किया तो उसकी जगह हमने जी रख दिया है। 1/रो को उल्टा किया तो उसकी जगह हमने कापा रख दिया है। अब जो जी है ये है चालकता, और कापा जो है ये है विशिष्ट चालकता या फिर चालकत्व। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे से एक संबंध हमें और मिल सकता है। क्या बच्चों? कि G बराबर अगर निकालेंगे तो 1/r के आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अरे भाई 1/r की जगह तो G रखा है, तो G बराबर 1/r आएगा। और यहाँ देखो कापा बराबर निकालेंगे तो कापा बराबर क्या निकल के आएगा? कापा बराबर क्या निकल आएगा? 1/रो, ठीक है। कापा बराबर क्या निकल के आएगा? 1/रो। तो ये सूत्र दो तुम्हें और मिल गए। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? तो ये तुम्हारा चालकता है, और ये क्या है? प्रतिरोध। यानी हम जान चुके हैं कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोध की उल्टी होती है। और इसमें देख लो, इसमें क्या है बच्चों? कापा क्या है? कापा तुम्हारा हमने बताया अभी आपको, ये विशिष्ट चालकता है, और ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब हम ये जान चुके हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालकता का, विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है। तो ये दो सूत्र आपको यहाँ से ये याद रख लेने हैं। इसके बाद देखो बच्चों थोड़ा सा और हम इसको बदलेंगे। यहाँ आपको एक टर्म दिख रहा है बच्चों A/L। तो A/L को भी एक टर्म से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो A/L को यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, A/N को G स्टार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कहाँ से? G स्टार से। G स्टार की जगह अगर हम लिख दें A/L तो किसी को दिक्कत होगी? नहीं होगी ना भाई। तो यहाँ A/L जो आया बच्चों इसकी जगह हम अगर G स्टार लिख दें तो ये G स्टार है क्या? G स्टार को बच्चों कहते हैं सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं इसे? सेल स्थिरांक। तो G स्टार है क्या? तो इसको लिख लो सेल स्थिरांक। अब अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों, देख रहे हो ना, ये G स्टार बराबर A/L है। G स्टार बराबर A/L है, तो ये इसमें क्या है? देखो कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। ना G स्टार बराबर यहाँ पे L/A होता है, सॉरी। G स्टार बराबर ये यहाँ पे L/A होता है, इसको मानते हैं। क्या मानते हैं? L/A। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो L/A है, तो अगर इसे A/L करेंगे तो G स्टार उल्टा हो जाए कि नहीं?
तो इसलिए बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो जी स्टार को ऐसे लिख सकते हैं 1/G स्टार की जगह करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों A/L। क्लियर? यानी इस सूत्र में A/L जो है तो उसकी जगह हम 1/G स्टार लिख सकते हैं कि नहीं। इस सूत्र में देखो जहाँ A/L है उसकी जगह हम G स्टार लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लो A/L की जगह रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे सूत्र में, सूत्र का इसको लिख लो सूत्र नंबर 1, इसको नंबर 2, इसमें रखेंगे बच्चों तो तुम्हारा सूत्र ये क्या बनेगा, देखो इधर G बराबर G बराबर कापा इंटू ये क्या आ जाएगा 1/, इसकी जगह क्या आ रहा है 1/G स्टार। ठीक, तो सूत्र आपका बन जाएगा G बराबर कापा बटे G स्टार। ठीक, और यहाँ से अगर कापा बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा G इंटू G स्टार। तो एक निष्कर्ष और एक सूत्र आपको ये मिल करके आएगा कि जो कापा है बच्चों क्या है, ये चालकत्व है। चालकत्व जो होती है वो चालकता तथा सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये कुछ टर्म हैं, आपको यहाँ पे फिर से एक बार देखना है। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, ये सूत्र हमने निकाला R बराबर रो L/A, जहाँ R प्रतिरोध था, रो विशिष्ट प्रतिरोध था। फिर हमने किया सबको उल्टा कर दिया तो ये 1/R हो गया, ये 1/रो हो गया और ये A/L हो गया। फिर क्या किया बच्चों, 1/R की जगह हमने G रख दिया, 1/रो की जगह हमने कापा रख दिया और ये A/L को ऐसे ही रख दिया। क्लियर? जो ये वहाँ पे G आया है बच्चों इसको हम चालकता कहते हैं, और जो यहाँ पे कापा आया है इसको हम विशिष्ट चालकता कहते हैं या चालकत्व कहते हैं। तो इससे हम दो सूत्र ये निकाल लिए, क्या G बराबर 1/R के होगा और कापा बराबर 1/रो के होगा। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया है कि यहाँ पे L/A जो A है, L/ जो A आ रहा है इसको बच्चों हम G स्टार कहते हैं। G स्टार क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चों? तो G स्टार बराबर हमें मालूम है L/A होता है, जहाँ G स्टार सेल स्थिरांक है। तो अब इसको उल्टा कर दो, जब उल्टा करोगे तो ये 1/G स्टार हो जाएगा, तो जब इसको उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा होगा, तो ये A/L के हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे A/L इस सूत्र में देखो है A/L, तो इस सूत्र में A/L की जगह 1/G स्टार रखेंगे। देखो तो G बराबर ऐसे ही आ गया, कापा बराबर वैसे ही आ गया, और 1 A/L की जगह हम क्या रख देंगे 1/G स्टार रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, G बराबर ये कापा, तो कापा ऊपर आ गया, G स्टार नीचे आ गया। अब तुम कापा का मान निकालोगे तो G का इधर गुणा हो जाएगा ना, तो जब कापा बराबर निकालोगे तो G इंटू G स्टार आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कई सूत्र मिल गए हैं, इन सूत्रों को आपको नोट कर लेना है। और एक बात और सीख लेना है, क्या कि कापा क्या है बच्चों, तो कापा आपको बताया विशिष्ट चालकता है। क्या है बच्चों? कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो चालकता और सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होती है। इतनी बात आपको याद कर लेनी है, तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से। तो देखो जितने टर्म हैं हमने आपको बताए हैं, उन सारे टर्म्स के हम यहाँ पे मात्रक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है ओम। ठीक, उसके बाद लंबाई तार की, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमें मालूम है क्या होता है, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम इंटू मीटर। चालकता अब आ जाएगी, चालकता को हम G से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1/R के, यानी प्रतिरोध की उल्टी होती है ना, तो इसका मात्रक प्रतिरोध का उल्टा होगा। प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम का उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स। तो एक तो मात्रक इसका ये हो जाएगा ओम इनवर्स, और दूसरा एक और मात्रक होता है म्यू, और तीसरा एक और मात्रक हम कह सकते हैं सीमेंज। तो चालकता के 3 मात्रक हैं, एक ओम इनवर्स है, एक म्यू है और एक सीमेंज है। इसके बाद हम विशिष्ट चालकता की बात करेंगे, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्या होता है बच्चों, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंज मीटर इनवर्स भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल स्थिरांक की, तो सेल स्थिरांक की बात करेंगे तो उसका मात्रक आएगा मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से ये सारे जो मात्रक हैं इनको आपको याद करने हैं। और ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीमेंज किसका मात्रक है, तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए सीमेंज जो है किसका मात्रक होता है बच्चों, चालकता का। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिए।